Priyanshi and I scored 98.4% this in class 10 CBSE boards. So since I scored 99 in English, I want to guide you guys how you guys can also score better in English. So this video is gonna be about your unseen passages and कैसे उसको tackle करना है. तो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि CBSE अनसीन पैसेजेस टफ देती है. और दो टाइप के अनसीन पैसेजेस आते हैं आपके सेक्शन में. दो टाइप के अनसीन पैसेज आते हैं. एक होता है फैक्चुअल बेस्ड, एक होता है फैक्चुअल पैसेज और दूसरा होता है डिस्कर्सिव पैसेज. फैक्चुअल पैसेज में बेसिकली आपका डेटा रिपोर्ट्स बेस्ड पैसेज होता है. यहाँ पे आप MCQ वेरी शॉर्ट आंसर दिया होता है. और जो सेकंड वाला पैसेज आता है वो है आपका डिस्कर्सिव पैसेज. ये और ज़्यादा इंटरप्रेटिव है, आर्गुमेंटेटिव, और यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं और ऑथर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो यहाँ पर आपको अच्छे से एनालाइज करके आंसर लिखना होता है. ओके नाउ तो मेरे ना बहुत ज़्यादा मार्क्स करते थे व्हेन आई वाज इन क्लास 10. तो डिफरेंट पीपल सिंस डिफरेंट टीचर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस. तो व्हाट रियली वर्क well with me was when I started solving different type of unseen paragraphs from sample question papers and previous question. तो point to be noted is अगर आपका unseen passages में आपके marks कट रहे हैं तो सॉल्व वेराइटी ऑफ अनसीन पैराग्राफ फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर टाइमर लगा के, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपका कहाँ पे टाइम चला जाएगा. यहाँ पे ज़्यादा टाइम दोगे तो लास्ट में टाइम नहीं बचता है, आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे और अच्छे से लिटरेचर सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. अनसीन पैराग्राफ सॉल्व करने से क्या होता है ना, तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ता है. और ऐसा करने से अगर टू फैमिलाइज योर सेल्फ विद द क्वेश्चन टाइप, जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड आते हैं, और उनको कैसे अप्रोच करना है उसका आइडिया आपको पता चल जाता है. तो फर्स्ट इज आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, तो आप पहले उस 15 मिनट में पूरा पेपर एक बार ऊपर से देख लो एंड उसके बाद पैसेज पे आओ. रफली एक बार पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद दोबारा पैसेज में जाना. और आपको कैसे करना है कि की वर्ड और टारगेट वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस, तो रिस्क को तो आपका टारगेट वर्ड है रिस्क, तो वो रिस्क वाला वर्ड आपको पैसेज में देखना. और पैसेज में जहाँ पे वो रिस्क वर्ड लिखा है ना, तो उसके आसपास ही आंसर मिलेगा आपको. तो उसके बाद आते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कैसे आंसर स्टार्ट करना होता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन बेस्ड ऑन द पैसेज. ये करने से ना आपका आंसर और अच्छे से दिखेगा, आपका थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. देन उसके बाद आते हैं आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है. जो आपको एक लाइन दिया होगा और बोला होगा कि स्टेट इन्फर फ्रॉम दिस लाइन. तो ये वाला लाइन आप पैराग्राफ पे जाना, देखना क्या लिखा है. उसके बाद वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि व्हाट दैट इज ऑल अबाउट. यहाँ पे ट्राई करना कि यहाँ पे कौन सा टोन यूज़ करा है. जब कौन सा टोन यूज़ करा है आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लिखना है. उसके बाद आता है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्या करना है ना कि यहाँ पे जो एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, गो टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैसेज जहाँ से वो सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछा गया है. पढ़ने के बाद उसके कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद ना आपको कॉन्टेक्स्ट से इनफ क्लूज मिल जाता है कि उसको करना कैसे है. उसके बाद रिप्लेस, जो आपको आंसर लग रहा है कि ये हो सकता है, उसको रिप्लेस करके देखना कि हो सकता है कि नहीं. देन उसके बाद जो आपको सबसे सही लग रहा है वो आंसर को टिक करना है. देन MCQ आते हैं. MCQ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आता है. उसमें से MCQ में जो 4 MCQ होते हैं, जो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं. और जो बाकी 2 बचे ऑप्शन होते हैं, वो 19-20 का फ़र्क होता है कि पता नहीं चलता कौन सा सही है कौन सा नहीं है. तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है. आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है या फिर ये, यहाँ पे आपको थोड़ा अपने इंट्यूशन को ज़्यादा बिलीव करना है. राइट. देन उसके बाद आता है असर्शन रीजनिंग, इट इज़ वेरी इजी. ये बहुत इजी होता है, आप पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा. यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंटेशन का कैसे ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो सुंदर हैंड राइटिंग से थोड़ा लिखना. सेकंड इस MCQ में ऑप्शन प्लस आंसर लिखना है, सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं आना है. कभी कभी मार्क कर जाते हैं, तो ऑप्शन प्लस आंसर लिखना है. थर्ड इज जब बॉक्स बना के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको भी उसका आंसर बॉक्स बना के ही लिखना है. फोर्थ इज असर्शन रीजनिंग में
आपको यहाँ पे भी ऑप्शन ऑप्शन लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. और एंटोनिम के लिए फुल सेंटेंस में लिखना है. कभी कभी एनर्जी में भी आ जाते हैं, तो एनर्जी को पूरा लिख के उसका आंसर लिखना है. और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है. यहाँ पे ज़्यादा आपको कीवर्ड्स का मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा लाइन ही अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये पैराग्राफ आपका इतना बड़ा नहीं होता है. तो कीवर्ड्स को जस्ट अंडरलाइन करते जाना और सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना. और टाइम यहाँ पे अच्छे से मैनेज करना. 30 to 45 मिनट से ज़्यादा मत करना, वरना पेपर छूट जाता है. ठीक है.